हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इस पेपर सॉल्यूशन के एक भाग में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ आगे। पिछली क्लास में हमने मीटर सेतु के बारे में पढ़ा था। आज उसके बाद कुछ और आगे सॉल्व करते हैं और इसमें दो दो नंबर के जो क्वेश्चन उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मीटर सेतु के आगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ते जाइए। जैसे आप 2-3 पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। हमने पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था वो पढ़ा था मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि समझाइए और परिपथ चित्र बनाइए, ये पढ़ा था। आज इसके आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोर के लिए दो अभिक्रिया लिखिए। तो क्या किया था, नील्स बोर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ परिवर्तन किया और एक नया मॉडल दिया जो बोर्स की 3 परिकल्पनाओं पर आधारित था। ठीक है, तो उनमें से कोई 2 परिकल्पनाएं लिखनी है, एक एक नंबर की। हम पहले लिखते हैं, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में नील्स बोर ने क्या किया, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन करके एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जो बोर की 3 परिकल्पनाओं पर आधारित था। बोर की तीन परिकल्पनाओं पर आधारित था। ठीक है, बोर की 3 परिकल्पनाओं पर आधारित था। अब आपको इनमें से कोई 2 परिकल्पनाएं लिखनी है, ये बेसिक हो गया। अब देखते हैं हम इसकी परिकल्पना क्या क्या थी, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए, पहली परिकल्पना क्या थी, प्रथम परिकल्पना। ठीक है, या अभिगृहीत भी कह सकते हैं। प्रथम परिकल्पना या अभिगृहीत की बात है। प्रथम परिकल्पना क्या है ये, तो हम लिख सकते हैं बोर के प्रथम अभिगृहीत के अनुसार बोर के प्रथम अभिगृहीत के अनुसार जब परमाणु में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परमाणु में उपस्थित बोर के प्रथम अभिगृहीत के अनुसार परमाणु में उपस्थित जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
नाभिक के चारों ओर क्या बताया, बोर के प्रथम अभिक्रिया के अनुसार परमाणु में उपस्थित जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, नाभिक के चारों ओर गति करता है तब वह कुछ निश्चित ऊर्जा की या तब वह कुछ निश्चित त्रिज्या की या निश्चित ऊर्जा की त्रिज्याओं में तब वह कुछ निश्चित त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। क्या बताया कि बोर के प्रथम अभिक्रिया के अनुसार परमाणु में उपस्थित जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तब वह कुछ निश्चित त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं, स्थायी कक्षाएं कहते हैं। एवं इन स्थायी कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है। क्या बताया, बोर के प्रथम अभिक्रिया के अनुसार परमाणु में उपस्थित जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तब वह कुछ निश्चित त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। एवं इन स्थायी कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है तथा इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन को आगे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। ये पहला अभिक्रिया था। ठीक है, मतलब जो अभिकेंद्रीय बल है F,
वो किससे मिल जाता है, F स्थिर वैद्युत बल से। और अभिकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r। और स्थिर वैद्युत होता है K Q1। इलेक्ट्रॉन के आप इसको E लिखेंगे, Q2 नाभिक के आप इसको Ze/r², ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं द्वितीय अभिक्रिया की। समझ में आया? बात करते हैं द्वितीय अभिक्रिया की। तो देखिए, द्वितीय अभिक्रिया की बात करते हैं, सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। द्वितीय अभिक्रिया, द्वितीय अभिग्रहित, द्वितीय अभिक्रिया क्या कहता है? इसके अनुसार, इसके द्वितीय अभिक्रिया के अनुसार या द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, द्वितीय परिकल्पना के अनुसार, द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन स्थायी कक्षाओं, उन निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षाओं में गति करता है। द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के नाभिक के चारों ओर ऐसी स्थायी कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ऐसी स्थायी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता है। ऐसी स्थायी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता है जिनका कोणीय संवेग वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, फिर से ध्यान दें, क्या बताया बोर्ड? द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसी स्थायी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जो कोणीय संवेग है वो NH/2 पाई होता है। ठीक है, द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसी स्थायी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता है जिसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ln बराबर NH/2 पाई। तो कोणीय संवेग क्या होता है? mvn/rn। क्या होता है? mvn/rn बराबर NH/2 पाई। ये बनेगा mvn/rn बराबर NH/2 पाई। ठीक है, अच्छा, तो ये दो अभिक्रिया हो गए। तीसरा भी होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से मूल ऊर्जा कक्षा में संक्रमण करता है तो जो वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है वो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा अंतर के बराबर होती है। तो ये एक और परिकल्पना हो गई, बट हमको दो ही लिखनी थी। ये कंप्लीट, और ये है पेपर में, आपको करना है ये कंप्लीट, 21 के पेपर में है। नेक्स्ट, निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें से ग्राही अशुद्धि बतानी है। तो ये वाला है आपके पेपर में, कॉन्सेप्ट है ग्राही अशुद्धि वाला। तो निम्न में से ग्राही अशुद्धि छांटिए। ग्राही अशुद्धि क्या होती है? दाता अशुद्धि, मतलब जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ग्राही अशुद्धि कौन सी अशुद्धि होती है? जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 इलेक्ट्रॉन हो। बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसा एक ही दिख रहा है हमको, गैलियम। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक के में 5 होते हैं, एंटीमनी के में 5 होते हैं, फॉस्फोरस के में 5 होते हैं। तो जैसे पंच संयोजी जो है, पंच संयोजी मैं बता देता हूँ, पंच संयोजी, ठीक है। पंच संयोजी क्या होता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। लेकिन त्रिसंयोजी जिनमें होता है, त्रिसंयोजी की बात करें, मतलब जिसकी बाह्यतम कक्षा में 3 होंगे, वो क्या होगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एक्सेट्रा, ये होंगे। ठीक है,
तो फॉस्फोरस के नीचे वाला बैंड आएगा। तो यहाँ पे त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब हो गया, ये होते हैं ग्राही, ये ग्राही अशुद्धि को व्यक्त करते हैं। ये सभी किसको व्यक्त करते हैं? ग्राही को व्यक्त करते हैं। ग्राही अशुद्धि है ये, ग्राही अशुद्धि। और ये कौन से हैं? दाता, दाता अशुद्धि, ये दाता अशुद्धि को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राही अशुद्धि की बात करें तो आंसर हो जाएगा निम्न में ग्राही अशुद्धि केवल गैलियम है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? निम्न में 23 का ए, मतलब 23 का आ पार्ट या ए पार्ट। क्या लिखेंगे? निम्न में ग्राही अशुद्धि केवल, निम्न में से ग्राही अशुद्धि केवल, निम्न में से ग्राही अशुद्धि केवल, निम्न में से ग्राही अशुद्धि केवल क्या है? हम लिख पाएंगे ग्राही अशुद्धि केवल क्या है? गैलियम, केवल गैलियम है, गैलियम है। निम्न में से ग्राही अशुद्धि केवल गैलियम है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद पूछा था जेना डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाना है, 23 का सेकंड पूछा है बा। तो ये आपके 2021 के सिलेबस में नहीं है, सेकंड वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट है, ध्यान रखना, फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट नहीं है। बट जेना डायोड का प्रतीक चिन्ह पूछा था, तो सिंपल ये जो डायोड बनाते हैं हम जिस तरह से, वही बनाना है आपको, सिंपल इस तरह से ये पूछा था, ये बस ऐसे बना देते हैं जेना डायोड को। ये आपका हो गया जेना डायोड, PN, ये जेना डायोड हो गया। 1 नंबर में पूछा गया था आपको ये जेना डायोड। ठीक है, तो ये 23 हो गया। नाउ एक और लास्ट क्वेश्चन, आप आज क्या लास्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर के फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो 24 का सॉल्यूशन लिखते हैं। उत्तर कौन सा नंबर का? 24 नंबर का। क्या कहा गया? मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया गया है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया गया है कितना? 300 वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र का परिमाण 300 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण 300 वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपको बताना है। और आपको साथ में प्रकाश का वेग भी दिया गया है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या हिंदी में लिख लें, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या होता है? C = जो सूत्र होता है C बराबर E/B, E/B, ये होता है C बराबर E/B। तो आपको मॉड B चाहिए, तो B चाहिए तो हम लिखेंगे B का परिमाण जो आएगा वो हो जाएगा E/C। ठीक है, E का मान रख दें, मॉड E वेक्टर का मान है 300 अपॉन C का मान है 3 × 10⁸। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपका बनेगा 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो यह जाएगा आपका क्या? 100। और प्लस का 8 ऊपर लिखेंगे तो यह जाएगा आपका क्या? B वेक्टर = 100, और ये ऊपर जाएगा तो -8 ऊपर प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो मॉड B वेक्टर है वो क्या आ गया? वो आ गया 10⁻⁻6। 2 0 को कैंसिल सॉल्व किया तो 10⁻⁻6, और इकाई आ जाएगी टेस्ला। टेस्ला को हम किससे? T से लिखते हैं। ठीक है, टेस्ला को T से लिखते हैं। क्या बात समझ में आ गई? आपको इतना सॉल्व करके आना है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।